इस वीडियो के अंतर्गत हम हादजा जन समूह के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर ये समुदाय किस प्रकार का समुदाय है और क्या विशेषताएं हैं। इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। हादजा शिकारियों या संग्राहकों का एक छोटा समूह है। तो यह हादजा क्या है? शिकारियों और संग्राहकों का समूह है। ठीक है, क्लियर हो गया। शिकारियों और संग्राहकों का एक समूह है जो लेक ईआईसी क्या होता है? लेक ईआईसी का मतलब है खारे पानी की झील। तो खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। पूर्वी हादजा खारे पानी की झील के आसपास में रहते हैं। पूर्वी हादजा का इलाका सूखा और चट्टानी है, जहां घास, सवाना और कांटेदार झाड़ियां और एकासियों के पेड़ों की बहुतायत है, लेकिन यहाँ जंगली खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती है। जंगली खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती हैं। 20वीं शताब्दी में शुरू हुए यहाँ भांति भांति के जानवरों की बेशुमार संख्या थी। यहाँ के बड़े जानवरों में हाथी, गैंडे, भैंसे जिराफ, जेब्रा, वाटरबक, हिरन, चिंकारा, खागदार, जंगली सुअर, बबून, बंदर, शेर, तेंदुए और लकड़बग्गे जितने आम हैं, उतने ही छोटे छोटे जानवरों में आपको शाही मछली मिलेगी। शाही मछली, खरगोश, गीदड़, कछुए, अनेक प्रकार के छोटे जानवर भी मिलते हैं। हादजा लोग हाथी को छोड़कर बाकी सब किस्म के जानवरों का शिकार करते हैं। केवल हाथी को छोड़ते हैं ये, ठीक है, और उनका मांस खाते थे, छोटे छोटे जानवरों का। यहाँ शिकार के भविष्य को कोई खतरा पैदा किए बिना नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता है उतना दुनिया के किसी भाग में नहीं खाया जाता। जैसे जहाँ ऐसे शिकारी संग्राहक रहते हैं अथवा निकट भूतकाल में रहते थे। वनस्पति खाद्य, कंदमूल, बेर, बाओबाब पेड़ के फल आदि जो साधारण दर्शक को अक्सर आसानी से दिखाई नहीं देते। जलाभाव के वर्ष में भी अत्यंत सूखे मौसम में बहुतायत रूप से उपलब्ध होते हैं। जिस तरह का वनस्पति खाद्य बारिश के 6 महीनों में उपलब्ध होता है, वह सूखे के मौसम में मिलने वाली खाद्य वस्तुओं से भिन्न होता है। लेकिन बच्चों, वहाँ खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है, ये तो आप समझ ही चुके हैं। सूखे के मौसम में भी इनको खाद्य वस्तुएं मिल जाती हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। यहाँ पाई जाने वाली 7 किस्म की जंगली मधुमक्खियों के शहद और सूंडियों को चाव से खाया जाता है। 7 किस्म की मधुमक्खियाँ मिलती है और उनका शहद मिलता है, ठीक है। सूंडियों को चाव से खाया जाता है। ये सूंडियों क्या है? ये उनके शरीर का ही एक मांस का हिस्सा है जिसको ये चाव से खाते हैं, शहद के रूप में ही है ये। और उसके बाद देखिए आप, लेकिन इन चीज़ों की आपूर्ति सदा एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि ये चीज़ें जो है मौसम में हर वर्ष बदलती रहती है। वर्षा के मौसम में जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते हैं, लेकिन सूखे के मौसम में यहाँ स्रोत बहुत कम रह जाते हैं। हादजा लोग ये समझते हैं कि अगर अधिक से अधिक 5-6 किलोमीटर की दूरी तक पानी मिल जाए तो उनका काम चल सकता है। इसीलिए उनके शिविर आमतौर पर जल स्रोत से 1 किलोमीटर की दूरी में ही बनाए जाते हैं, ताकि उनको 5-6 किलोमीटर की दूरी में पानी मिल जाए। तो बारिश में तो बहुत है, लेकिन गर्मी में दिक्कत है। देश के कुछ हिस्सों में घास के खुले मैदान हैं, लेकिन हादसा लोग कभी भी अपना शिविर नहीं छोड़ते, खुले में नहीं घूमते। उनके शिविर पेड़ों या चट्टानों के बीच बल्कि तरजीही तौर पर लगाए जाते हैं। ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हो ताकि उन्हें पूर्वी हादजा लोग जमीन और उनके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते। कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी रह सकता है, पशुओं का शिकार कर सकता है, कहीं पर भी कंदमूल, फल और शहद इकट्ठा कर सकता है, पानी ले जा सकता है। इस संबंध में हादजा प्रदेश में उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अपने इलाके में शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद हादजा लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर निर्भर होते हैं। संभवतः उनके भोजन का 80% एक भाग मुख्य रूप से वनस्पति जन्य होता है और शेष 20% भाग मांस और शहद से पूरा होता है। शहद के नमी के मौसम में हादसा लोगों के शिविर आमतौर पर छोटे और दूर दूर तक फैलाए हुए होते हैं। सूखे के मौसम में पानी के स्रोतों के आसपास बड़े और घने बसे होते हैं।
सूखे के मौसम में भी उन्हें यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं रहती है। ये न्यूज़ एक मानव विज्ञानी है जेम्स वुडवन, इन्होंने 1960 में ये विवरण हमें प्रस्तुत किया। हादसा लोगों के बारे में हमें ये टिप्पणी इन्होंने बताई। हादसा लोग जमीन और संसाधनों पर अपना अधिकार क्यों नहीं कर पाते? उनके शिविरों के आकार, स्थिति और मौसम के अनुसार क्या परिवर्तन क्यों रहता है? सूखे पड़ने पर भी उनके पास भोजन की कमी क्यों नहीं होती? क्या आप आज के भारत के किसी शिकारी संग्रहक समाज का नाम बता सकते हैं? तो शिकारी संग्रहक समाज आज की तारीख में जो है देखा जाए तो ये स्थितियाँ बिल्कुल सही है और भोजन की कमी इनके पास नहीं होती, क्योंकि ये छुप कर के आज भी जो है शिकार करते हैं, कंदमूल फलों पर अपना जीवन निर्भर करते हैं। आज की तारीख में भील, मीणा, ये जो जनजातियाँ हैं, आदिवासी लोग, आदिवासी इलाके हैं, जनजातियाँ जो है, कई ऐसी जनजातियाँ हैं जो आज भी जंगलों में, जैसे अगर हम भारत के नागालैंड, मिज़ो, इन इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आज कई जनजातियाँ हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़ियों पर रहने वाली जो जनजातियाँ हैं, ये जनजातियाँ जो हैं वो अपने आप को जंगलों की संतान ही मानती है और जंगलों में ही रहती है और वहाँ पर रहकर कंदमूल फल जो है इनको खाकर ये अपना जीवन चलाती हैं और ये मैदानों में आना पसंद नहीं करती है। अपने शिविरों को कभी खुला नहीं छोड़ती हैं और इन्हें किसी भी प्रकार के भोजन की कोई कमी नहीं होती है। ये वास्तव में अपना जल के आसपास ही अपना शिविर लगाती हैं और दूसरी चीज़ों पर या संसाधनों पर अपना दावा नहीं रखती हैं। ठीक है। फिर देखिए शिकारी समाज, शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से पूर्व की ओर। तो आइए पढ़ते हैं इसको हम, शिकारी संग्राहक समाज के बारे में। जैसे जैसे मानव विज्ञानियों द्वारा दिए गए अध्ययनों के माध्यम से आज के शिकारी संग्राहकों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा, हमारे सामने ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत के मानव के जीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है। इस मुद्दे पर इस समय दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं चल रही है। एक और तो विद्वानों का एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों तथा आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लिया है। उदाहरण के लिए देखिए आप, कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि 20 लाख साल पहले के होमोनिड स्थल जो तुर्काना झील के किनारे मिले, 20 लाख साल पहले की बात है, तुर्काना झील के किनारे जो मिले हैं पुरातत्व स्थल अवशेष, संभवतः आदिकालीन मानवों के शिविर या निवास स्थान के थे, जहां वह सूखे के मौसम में आकर रहते थे। ऐसी ही पद्धति हम वर्तमान हादजा और कुंगसेन समाजों में पाई जाती है। ठीक है। दूसरी बात कि दूसरी ओर कुछ विद्वान हैं जो महसूस करते हैं कि संजाति व्रत संबंधी तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाजों को समझने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। उदाहरण के लिए आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार और संग्रहण के साथ साथ कई अन्य आर्थिक क्रियाकलापों में भी लगे हुए हैं, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय करना, बेचना, व्यापार करना अथवा पड़ोस के आसपास के खेतों में काम करना। इसके अलावा ये समाज भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक यानी कि ये सभी दृष्टियों से हाशिए पर यानी कि विकास से पीछे हो रखे हैं। ये जिन परिस्थितियों में रहते हैं वह आरंभिक मानव की अवस्था से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज का जो ये शिकारी समाज है वो केवल शिकार पर ही निर्भर नहीं है बच्चों, बल्कि आज वो अपना जीवन पालने के लिए अन्य दूसरे कार्यों में भी खुद को लगाता है, जैसे खेतों में काम करना, सड़क का कार्य करवाना, जहाँ पर भी उन्हें काम मिला वो उस काम को करते हैं, मजदूरी प्राप्त करते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। ठीक है। एक अन्य समस्या ये है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में आपस में बहुत भिन्नता है। कई मुद्दों पर तो परस्पर विरोधी तथ्य दिखाई देते हैं, जिससे वे सब समाज शिकार और संग्रहण को अलग अलग महत्व देते हैं। उनके आकार भिन्न भिन्न या छोटे बड़े होते हैं और उनकी गतिविधियों में भी अंतर पाया जाता है। भोजन प्राप्त करने के मामले में श्रम विभाजन को लेकर भी कोई आम सहमति नहीं है। यद्यपि आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करती हैं और पुरुष शिकार करते हैं, लेकिन ऐसे समाजों में भी उदाहरण मिलेंगे जहां स्त्रियां और पुरुष दोनों मिलकर शिकार करते हैं, औजार बनाने का काम करते हैं। स्थिति चाहे जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे समाजों में
स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। संभवतः इसी बात से सुनिश्चित हो जाता है कि आज का शिकारी समाज जो है, संग्राहक समाज में स्त्री और पुरुष जो है बच्चों, दोनों की भूमिका लगभग एक समान ही है। यद्यपि इसमें समाज के अंदर कुछ अंतर है, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी होने पर अतीत में कोई भी निष्कर्ष निकालना कठिन है। पाठ का उपसंहार देखिए, इसमें स्त्रियों को भी बराबर काम बताया गया है, स्त्रियों के बारे में भी। ठीक है।